Hello, Ajay Mathur this side. I hope you all are doing fine there. In the last video, we discussed about small intestine and large intestine. In today's lecture, we are going to discuss about liver and pancreas. Liver is the largest gland present in our body और इसका काम क्या है? बाइल का प्रोडक्शन करना. लिवर के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, ऐसा इधर से देख रहे हैं तो दो ही पार्ट्स हैं, लेकिन बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ दो पार्ट्स नहीं है, चार पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो यहां से तो मुझे दो ही पार्ट्स दिख रहे हैं. पहले दो पार्ट्स पढ़ते हैं. एक तो राइट दिख रहा है और एक लेफ्ट दिख रहा है. क्या काम बताया मैंने इसका? इसका काम है बाइल का प्रोडक्शन करना. राइट, तो ये जो बाइल का प्रोडक्शन करेगा, राइट वाले से एक डक्ट निकलेगी. ठीक है, बाइल निकलेगा जिसमें से, और उस डक्ट को क्या बोला जाएगा? राइट हिपैटिक डक्ट. लेफ्ट से एक डक्ट निकलेगी जिसे क्या बोला जाएगा? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. जब ये राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जुड़ जाएगी तो एक कॉमन डक्ट बनाएगी, और उस कॉमन डक्ट को क्या बोलते हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट. हिपैटिक पता है क्या है? हिपैटिक वर्ड जहां भी लग जाए ना, हिपैटिक वर्ड जहां भी सुनने मिले, या हिपैटिक, हिपैटो, तो समझ जाना हिपैटो वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? लिवर. ठीक. तो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट मतलब वो कॉमन डक्ट जो कहां से निकल रही है? लीवर से निकल रही है. अब सुनो कहानी. ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे जाके सिस्टिक डक्ट से मिल जाती है. सिस्टिक डक्ट कहां से आ गया अब ये सिस्टिक डक्ट आया गॉल ब्लैडर से. ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर, जिसका काम क्या है? काम कुछ नहीं है, बस ये बाइल को जो यहां से आ रहा है उसको स्टोर करेगा. स्टोरेज ऑफ बाइल इसका काम. ठीक है, थोड़ा सा ये 50-60 ml बाइल स्टोर करके रखता है अपने पास. ठीक है, काम पढ़ेंगे आगे. बस इतना समझो कि गॉल ब्लैडर का भी काम क्या है. ठीक, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये दिख रहा है हमें लीवर के ठीक नीचे. ठीक है, यहाँ से अटैच्ड है ये, और इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ बाइल. तो ये कर क्या रहा है? स्टोरेज ऑफ बाइल कर रहा है. और यहां से एक डक्ट निकल रही है, यहां से एक डक्ट निकल रही है जिसे हम बोल रहे हैं सिस्टिक डक्ट. और एक डक्ट निकल रही थी लीवर से. दोनों दोनों राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों बाइंड होकर कॉमन डक्ट बना दिया था. दोनों ने कंबाइन होकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बोल दिया था जिसे. और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और लीवर से निकलने वाली सिस्टिक डक्ट, ठीक है, सिस्टिक डक्ट मिलकर क्या बनाएगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर क्या बनाएगी? कॉमन बाइल डक्ट. ठीक, कॉमन बाइल डक्ट विच इज रेगुलेटेड वाया स्फिंक्टर. स्फिंक्टर हम लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. ये क्या स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे दरवाजे जो दोनों तरफ खुल सकते हैं, है ना. और यहाँ पर क्या कितना आना है, कितना किसको कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है इस डक्ट को, इट इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडर. ठीक, तो कॉमन बाइल डक्ट कब बना? जब कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिला, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया? कॉमन बाइल डक्ट विच इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडल. स्फिंक्टर ऑफ बॉयडल. अब क्या हुआ? अब एक और ऑर्गन है यहाँ पर, क्या नाम है इसका? पेनक्रियास. ठीक, यहाँ पर एक और ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? पेनक्रियास. डाइजेस्टिव ग्लैंड ही है. ठीक, ये पेनक्रियाज भी अपना कोई ना कोई सिक्रीशन सिक्रिएट करता है जिसे बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस. और यहां से जो पेनक्रिएटिक जूस आएगा वो किसके थ्रू आएगा? भाई यहाँ इसका भी अपना एक डक्ट होगा. और डक्ट क्यों होगा? क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये. पेनक्रिएटिक जूस जो सिक्रिएट करेगा ये किसकी मदद से सिक्रिएट करेगा? पेनक्रिएटिक डक्ट की मदद से सिक्रिएट करेगा. और ये जा रही है, आपको दिख रहा है आपको, ये क्या जा रही है? पेनक्रिएटिक डक्ट जा रही है. और ये पेनक्रिएटिक डक्ट जाकर किससे मिल जाएगी? ये पेनक्रिएटिक डक्ट जाकर मिल जाएगी इस कॉमन बाइल डक्ट से. और क्या बना देगा? हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट. ठीक, हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट. ओ, हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट. और ये हिपैटो वर्ड आया है लीवर से, पेनक्रिएटिक आया पेनक्रियास से, इसलिए हमने बोल दिया इसे हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट विच इज रेगुलेटेड बाय अगेन अ स्फिंक्टर.
और उस स्फिंक्टर का क्या नाम है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट फिर कहाँ ओपन होता है? हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जैसा अभी हम पढ़ के आए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या था? ड्यूडेनम में। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, जो भी एंजाइम, जो भी जूस वगैरह सिक्रीट होने होते हैं, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लीवर के बारे में ये तो हमने समझा कि किस तरह से यहाँ सिस्टम चलता है, इसका एक बेसिक काम देखा, इट प्रोड्यूसेस बाइल, और किस तरह से इनका डक्ट सिस्टम कैसा चलता है। अभी तो यही समझा है ना कि लीवर का और पेनक्रियास का, गॉल ब्लैडर का, लीवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर का किस तरह से डक्ट सिस्टम चलता है। राइट हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक पेनक्रिएटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बना दिया दोनों ने मिलके, ये कॉमन बाइल डक्ट, और सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से आया था, कॉमन बाइल डक्ट बन गया विच इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट मिलकर क्या बना दिया? हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट विच ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट में। अब थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करते हैं लीवर को। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर क्या है अपना? लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या वेट रहता है? 1.2 टू 1.5 केजी। कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। क्या काम है? बाइल का प्रोडक्शन करता है। और हाँ, ये तो हमें पता है कि बाइल का प्रोडक्शन करता है, लेकिन एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि इसके पास कोई भी किसी भी तरह का कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ पर किसी भी तरह के कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, कभी मत लिख देना। ठीक है, अब मैंने बताया लीवर के दो पार्ट्स हैं यहाँ पर सामने से जो दिख रहे हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, है ना? राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये जो राइट और लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब और लेफ्ट लोब, तो ये जो राइट लोब है और लेफ्ट लोब है, क्या ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, कनेक्टेड नहीं है? हाँ, बिल्कुल कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? एक लिगामेंट से कनेक्टेड है। और उस लिगामेंट का क्या नाम है? फेल्सीफोम लिगामेंट। तो right lobe and left lobe are connected by falciform ligament. Right? कैसे connected है? Falciform ligament से connected है। Okay. Liver is heavier in males. Liver, ये एक फैक्ट है, ध्यान रखें। जो मेल्स होते हैं उनमें लीवर थोड़ा सा क्या होता है? हैवी होता है। ठीक है, यही रीजन आप देखते हैं कि मेल्स का हीमोग्लोबिन भी क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है, बिकॉज दे कैरी द हैवियर लीवर। अब हीमोग्लोबिन और लीवर का क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो, तो बताया राइट लोब और लेफ्ट लोब आर कनेक्टेड विद फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। एक्चुअली मैंने बोला था सिर्फ दो लोब्स नहीं होते हैं, सिर्फ दो पार्ट्स नहीं है इसके, चार पार्ट्स हैं। अच्छा, चार पार्ट्स कैसे? राइट लोब, लेफ्ट लोब, दो पार्ट्स हो गए। दो और पार्ट्स हैं इसके, इंटरनल पार्ट्स हैं, क्वाड्रेट और कॉर्डेट। याद रखना, क्वाड्रेट और कॉर्डेट। ठीक है, ये जनरली मेंशन नहीं किए जाते हैं अक्सर, लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन आता है या ऑप्शन में आपको दिखता है तो आप 4 इंटरनल लोब्स सेलेक्ट करना, ना कि दो। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लीवर का क्या है? हेपेटिक लोब्यूल्स है। ठीक, हेपेटिक लोब्यूल्स जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं लीवर का, और काम भी कौन कर रहे हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स। इसलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाया लीवर का। हर एक लोब्यूल में, हर एक लोब्यूल क्या है? एक थिन कनेक्टिव शीथ से कवर्ड है, और इस थिन कनेक्टिव शीथ को क्या बोला हमने? ग्लिसन कैप्सूल। कैसा दिखता है ये ग्लिसन कैप्सूल? देखते हैं। लोग, ये जो ग्लिसन कैप्सूल है, ठीक, ये दिख रहा है हमें एक हिपैटिक लोब, है ना? ये हिपैटिक लोब को क्या बोला था मैंने? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। राइट, क्या बोला था इसको? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसके बाहर हमने क्या बोला? अभी 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 डिस्कस किया, थिन कनेक्टिव शीट। ये थिन कनेक्टिव शीट को क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ये क्या हो गया? बाहर जो कनेक्टिव शीट है, ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक, अब ग्लिसन्स कैप्सूल के अंदर से क्या जा रही होती है? बीन्स जा रही होती है कुछ।
ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव शीथ एंड दैट इज नोन एज क्लीसन कैप्सूल। और इसके अंदर से सेंटर से क्या जा रही है, कुछ वेन्स जा रही है। ओके, तो ये फिर साइड साइड में गोल गोल ऐसे 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 क्या जा रही है, ये क्या है? दीज आर हिपैटिक सेल्स। यही वो हिपैटिक सेल्स है जो क्या सिक्रीट करते हैं, अभी अभी बताया। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है। और लीवर के अंदर हिपैटिक लोब है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर बोलते हैं। और हिपैटिक लोब के अंदर एक्चुअली कौन है, हिपैटिक सेल्स हैं। हिपैटिक सेल्स हैं ये। और यही हिपैटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, बाइल सिक्रीट करते हैं, बाइल सिंथेसिस करते हैं। ठीक। और अब आप देखो, तो ये एक चेन जैसा बना रहे हैं, कॉर्ड बना रहे हैं। ये हेपेटिक सेल्स जो है मिलकर एक कॉर्ड बना रहे हैं। तो ये जो पूरा कॉर्ड है, इसको मैं क्या हेपेटिक कॉर्ड बोल सकता हूँ? हाँ, इसको क्या बोल दिया, हेपेटिक कॉर्ड। जो क्या करेगा, ये भी मिलकर बाइल का सिक्रीशन ही करेगा। फिर यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर के सेल्स भी दिख रहे हैं मुझे अंदर बीच में, यहाँ खाली स्पेस जो है, यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स दिख रहे हैं, स्पेशल सेल्स दिख रहे हैं। इन स्पेशल सेल्स को जो यहाँ दिख रहे हैं मुझे हिपैटिक लोब में, इनको क्या बोलते हैं, कफर सेल। क्या बोलते हैं, कफर सेल। कफर सेल मतलब लीवर, ये फेगोसाइटोट फेगोसाइटिक सेल होते हैं। फेगोसाइटिक मतलब दे कंटेन सम मैक्रोफेजेस। इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर कोई फॉरेन पैथोजन यहाँ मुझे दिखता है लीवर में, अगर कोई किसी तरह का फॉरेन पैथोजन या पार्टिकल कुछ भी, बैक्टीरिया कुछ भी आ जाता है, तो वो उसको मारेगा नहीं, कफर सेल उसको किल नहीं करेगा, क्या करेगा, खा जाएगा। इसलिए तो बोला कि कफर सेल्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर बिकॉज दे कंटेन सम मैक्रोफेजेस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ रेड और ब्लू ऐसा भी दिख रहा है, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ कैपिलरीज है जिनको मैं क्या बोलता हूँ, साइनिसॉइड्स बोलता हूँ। साइनिसॉइड, साइनिसॉइड्स आर ब्लड फिल्ड between capillaries like spaces and hepatic cords। इन hepatic cords के बीच में जो स्पेस है, इधर आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ कैपिलरीज दिखते हैं, और इन्हीं कैपिलरीज को क्या बोलते हैं, साइनिसॉइड्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिखता है ये ये रेड कलर का, इसके चारों तरफ क्या जा रही है, इधर चारों तरफ, इसके चारों तरफ तो भैया ग्लीसन्स कैप्सूल है, जो थिन कवरिंग शीट बताया था आपने, वो है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन इसके चारों तरफ एक और चीज है जिसे हमने बोला, इसके चारों तरफ कोई ब्लड वेसल नहीं होगी क्या, होगी बिल्कुल। तो उसको क्या बोल दिया हमने, इधर से जा रही है हिपैटिक आर्टरी। क्या जा रही है, हिपैटिक आर्टरी। और यहाँ से जो भी बाइल है, अब देखो ये सारा हिपैटिक कॉर्ड है जिस विच इज मेड अप ऑफ हिपैटिक सेल। तो ये सब हिपैटिक सेल जो है हिपैटिक कॉर्ड बना रहा है। और ये क्या रिलीज करता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, बाइल का सिक्रीशन करेगा। और बाइल का सिक्रीशन कैसे करेगा, एक कॉमन डक्ट से ना, और उसको क्या बोला, बाइल डक्ट। यहाँ से सब सब एक कॉमन डक्ट में जुड़ते जाएंगे, किधर से, बाइल डक्ट से। और सारा बाइल किधर आना लगेगा, इधर बाइल डक्ट में, जो इसके चारों तरफ है। हर हेपेटिक लोब के चारों तरफ ऐसे सबको कलेक्ट करेगा ये बाइल डक्ट, सारा बाइल। फिर किधर जाएगा, राइट हेपेटिक डक्ट में, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में, फिर कहाँ जाएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट में। सिस्टिक डक्ट से जुड़ेगा तो फिर कॉमन बाइल डक्ट से पेनक्रिएटिक डक्ट, फिर हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। और हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट कहाँ ओपन होगा, ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। बार बार क्यों बता रहे हो भैया, ताकि आपको याद हो जाए। क्लियर है? तो सुनो, हेपेटिक लोब पढ़ाया मैंने अभी अभी, जिसके चारों तरफ ग्लीसन कैप्सूल है, सेंटर में वीन है। और यहाँ पर आपको कुछ क्या सेल्स दिखते हैं विच सिक्रीट बाइल। और ये जब सेल्स ग्रुप में ऐसा दिख रहे हैं मुझे, एक चेन जैसा कॉर्ड बना रहे हैं, इसे बोल दिया हेपेटिक कॉर्ड। इसके बाहर हेपेटिक आर्टरी है, बाइल डक्ट है। यहाँ अंदर कुछ प्रोटेक्टिव सेल्स हैं जिनका नाम है कफर सेल्स, जो किसी भी तरह के पैथोजन को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं उसका। यहाँ कुछ कैपिलरीज है जिन्हें साइनोसॉइड बोलते हैं। क्लियर? बार बार एक ही वर्ड आ रहा है जो लिवर सिक्रीट कर रहा है, एंड दैट इज बाइल। ये बाइल है क्या, देखते हैं। क्या है ये बाइल, बाइल एक्चुअली बहुत येलो कलर का एक फ्लूइड है। ठीक है, पिगमेंट है इसके अंदर, that is used to emulsify fat and lipid due to presence of bile salts।
बाइल पिगमेंट एंड बाइल एसिड। तीन चीजें हैं बाइल के पास और फिर बाइल बन रहा है कंप्लीट। क्या क्या तीन चीजें और काम क्या बोला? इमल्सिफाई कर देता है ये फैट को। क्या कर देता है? इमल्सिफाई कर देता है फैट को। भैया इमल्सिफाई कर देता है मतलब डाइजेस्ट कर देता होगा ना। ना, गलती मत करना। इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन में डिफरेंस है। डाइजेशन का मतलब डाइजेशन का मतलब उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, या डाइजेशन का मतलब मैं डाइजेशन तब बोलूंगा जब ये फैट को लिपिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। क्या ऐसा करता है क्या भाई? ना, ये फैट मॉलिक्यूल्स का मिसल फॉर्मेशन करवाता है, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। उसके बाद उसके बाद जो भी फैट पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, उनके लिए उन छोटे फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दीज आर हाइड्रोफिलिक एंजाइम। ठीक, और फैट क्या है हमें पता है, फैट क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो उसको इमल्सिफिकेशन करना जरूरी है बिफोर डाइजेशन। तो bile is used to emulsify fat and lipids due to presence of bile salt, bile pigment and bile acid। बाइल सॉल्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? सोडियम और पोटेशियम टोरोशोलेट, सोडियम और पोटेशियम ग्लाइकोशोलेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तीन तरह के हमें तीन मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं अपना बाइल सॉल्ट। सोडियम टोरोशोलेट, सोडियम ग्लाइकोशोलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम की जगह कई बार पोटेशियम भी देखने को मिलता है। ओके, तो पोटेशियम टोरोसोलेट भी बोल सकते हो आप। सोडियम टोरोसोलेट, सोडियम ग्लाइकोसोलेट, या फिर पोटेशियम टोरोसोलेट या पोटेशियम ग्लाइकोसोलेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट तो है। ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाया? बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट में क्या क्या है? तीन चीजें अगेन। बिलीरुबिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। बाइल पिगमेंट्स में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और हेमोसाइडेरिन। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और हीमोसाइडरिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या है? येलो कलर के पिगमेंट है। जैसे हम पढ़ते हैं पिगमेंट्स आर फॉर कलर, है ना? तो जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर शो करता है, ऐसे ही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कैसा कलर शो करता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन येलो कलर का पिगमेंट शो करता है। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कैसा कलर शो करता है? येलो कलर शो करता है। और इसी वजह से आप देखते हो जो एक्सक्रीटेड फीकल मैटर है, इट कम्स विद येलो कलर। तो एक्सक्रीट आउट विद, ये सब एक्सक्रीट आउट हो जाता है ये बिलीरुबिन, और इसका कोई काम नहीं है अपने को, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का, एक्सेप्ट ऑफ इमल्सिफाइंग फैट एंड लिपिड्स। तो ये उसके बाद इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि रीयूज नहीं कर सकते तो एक्सक्रीट आउट ही कर दो। तो इन येलो पिगमेंट्स को, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है विद फीकल मैटर। ओके, तो हीमोसाइट, अच्छा, ये क्या होता है? एक केस स्टडी बताता हूँ आपको। जॉन्स जॉन्डिस में, जॉन्डिस में क्या होता है कि ये जो बिलीरुबिन है, इसका प्रोडक्शन काफी हाई हो जाता है और ये स्किन के लेयर्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी पूरी की पूरी क्या हो जाती है? येलो। ठीक, और इसी वजह से, और ये फैट का डाइजेशन भी उस समय पर नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि वो जब ये काम ही नहीं कर रहा है, बाइल का सिक्रीशन, बाइल जो है वो सारा का सारा ये सब किधर जा रहा है? स्किन में जा रहा है। तो ये काम ही नहीं कर पा रहा है, इमल्सिफिकेशन और फैट ही नहीं कर पा रहा है। तो जिससे क्या देखने को मिलेगा आपको? क्या फैट का डाइजेशन हो पाएगा? नहीं। जब फैट का डाइजेशन नहीं होगा और ऐसे केस में अगर पर्सन क्या करना शुरू कर जाए, फैट लेना शुरू कर जाए, तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए अगर किसी पर्सन को जॉन्डिस होता है तो हम क्या बोलते हैं? फैट इंटेक प्रोहिबिटेड है, फैट इंटेक मत करवाओ उसको। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट दैट कंटेन्स बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड हीमोसाइडरिन, ये दोनों पढ़ लिया। अब देखते हैं हीमोसाइडरिन क्या है। हीमोसाइडरिन क्या कंटेन करता है? सिंपल, Fe, आयरन आयंस कंटेन करता है, ये Fe आयंस कंटेन करता है, जिसको हम बाद में रीयूज भी कर लेते हैं। हमारी बॉडी में कुछ भी अगर चीजें हैं जिसको रीयूज किया जा सकता है, जिसको दोबारा काम में लाया जा सकता है, तो उसको काम में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब हमारी बॉडी में जो बाइल का प्रोडक्शन है वो अराउंड 600 ml टू 200 लीटर, 600 ml टू 2 लीटर पर डे होता है।
पीएच कितना है बाइल का? 7.7 टू 8.4 तक का पीएच, यानी कि काफी अल्कलाइन पीएच देखने को इसका मिलता है बाइल का। ओके। बाइल जब लीवर से सिक्रेट होता है तो प्राइमरीली कहाँ खाली होता है? प्राइमरीली खाली होता है हेरिंग्स कैनाल में, और फिर सिस्टिक डक्ट में, और सिस्टिक डक्ट से कहाँ चला जाता है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर में चला जाता है। ओके। अच्छा, कुछ बाइल एसिड्स भी होते हैं विच ऑल्सो हेल्प्स इन सेम सेम फंक्शन, इमल्सिफाइंग फैट एंड लिपिड। ठीक है, बाइल सॉल्ट पढ़ लिया हमने, बाइल पिगमेंट पढ़ ली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बाइल एसिड। शोलिक एसिड, शोलिक एसिड, डी डीऑक्सीशोलिक एसिड, सीनो डीऑक्सी शोलिक एसिड। ठीक, ये तीन बाइल एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में। देखो अभी तक क्या डिस्कस किया हमने? लीवर और पेनक्रियास के बारे में थोड़ा बहुत, लीवर ही डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, तो पेनक्रियास पर आए नहीं। लीवर में हमने बोला कि ये प्रोडक्शन करता है बाइल का, यहाँ पर कुछ डक्ट्स डिस्कस किए किस तरह से डक्ट सिस्टम चलता है लीवर में, गॉल ब्लैडर में और पैनक्रियाज में। फिर लीवर डिस्कस किया, लीवर में राइट लोब, लेफ्ट लोब, चार इंटरनल लोब्स हैं यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। ग्लीसन कैप्सूल डिस्कस किया, हेपेटिक लोब, ग्लीसन कैप्सूल, वीन, साइनसॉइड, बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक सेल, हेपेटिक कॉर्ड। बाइल के बारे में फिर हमने पढ़ा, जिसका काम क्या है? इमल्सिफाई करना फैट को, लिपिड को। बाइल सॉल्ट की मदद से, बाइल पिगमेंट की मदद से, और लास्ट बाइल एसिड की मदद से। बाइल कहाँ खाली हो जाता है? हेरिंग्स कैनाल की मदद से सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट से गॉल ब्लैडर में जाके फाइनली स्टोर हो जाता है। ओके। क्या और भी कुछ काम है क्या? बहुत काम है, बहुत काम का ऑर्गन है, ऐसे ही थोड़ी हम बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी का। क्यों है ये लार्जेस्ट ग्लैंड? बहुत सारे काम है। लिस्ट ऑफ फंक्शन देखो लीवर के, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है ये। पहला फंक्शन जो हम बार बार चिल्ला रहे हैं वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल। और बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी ये कंट्रोल करता है। कैसे? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग ग्लूकोज का इंटेक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि सारा का सारा 100% ग्लूकोज हमने पूरे दिन भागा दौड़ी की और उसको यूटिलाइज कर दिया। ऐसा नहीं होता है। कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या हुआ, नहीं यूटिलाइज हुआ, तो वो स्टोर होगा। तो स्टोर किस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में स्टोर किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। तो उस ग्लूकोज को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोला? ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बनाना। अच्छा, इसका ठीक ऑपोजिट प्रोसेस, यानी कि ग्लाइकोजन, अब मान लो क्या हुआ, मैं फास्टिंग पर हूं, यानी कि कई दिनों से खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो क्या हुआ? तो जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, स्टोर्ड ग्लूकोज किस फॉर्म में है? अभी अभी हमने पढ़ा स्टोर्ड ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुआ था। तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन का यूज करेगा या नहीं करेगा? बॉडी करेगा, बाय द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजन ही नहीं, अदर कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अमीनो एसिड, प्रोटीन या फैट, वो कन्वर्ट होने लगता है किसमें? ग्लूकोज में, बाय द प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोला? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या बताया? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनना। ग्लूकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना और ग्लूकोज बनाना, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? अमीनो एसिड, प्रोटीन और फैट का ग्लूकोज बनाना। ठीक, तो ये सब भी, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही मेटाबॉलिज्म चल रहा है एक तरह से। ये भी कहाँ होता है? कौन करवाता है? लिवर।
ठीक है। तो लिवर कभी कभी ये भी बोल सकता है, कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान। कितने सारे फंक्शन है इसके, देखो। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, इमल्स, और बाइल क्या किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, जिसमें ये तीन प्रोसेस बताया आपको। आगे देखो, फैट का मेटाबॉलिज्म भी यही करता है। फैट का मेटाबॉलिज्म मतलब लिपोलाइसिस और लिपोजेनेसिस, मतलब फैट का ब्रेक डाउन करना और फैट का बनाना। जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, सिंथेसिस। अब स्टोर करेगा ना ये, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को फैट बनाने में हेल्प करेगा। अगर फॉर एग्जांपल यूटिलाइज नहीं हुआ तो फैट बनेगा, और वो किस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, स्टोर्ड होगा, फैट की फॉर्म में स्टोर्ड होगा, फैटी एसिड की फॉर्म में स्टोर्ड होगा। तो वो जो जेनेसिस होगा, ठीक है, उसको क्या बोला, लिपोजेनेसिस। और जब जरूरत पड़ेगी तो ब्रेक डाउन भी करेगा उसको, जब जिम विम करोगे आप लोग, तो लिपोलाइसिस बोल दिया उसको। ठीक। कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, जनरली आप देखते हो हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है, राइट। कुछ भी हम खा रहे हैं, कई तरह का वेस्ट बनता है, एंड द मोस्ट डेंजरस वेस्ट इन आवर केस इज अमोनिया। और अमोनिया हम लोग अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए उस अमोनिया को हम लोग क्या कर देते हैं, यूरिया में कन्वर्ट। क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक फॉर अस। अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। हाईली टॉक्सिक होता है भैया, मतलब इस अमोनिया को, अगर मैं अमोनिया की फॉर्म में, आपने सुना है हमने अमोनिया रिलीज किया, नहीं। क्योंकि अमोनिया को अगर हमें एक्सक्रीट आउट करना है, तो 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए ½ लीटर पानी लगेगा, 500 ml ऑफ वाटर। क्या इतना वाटर हम सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में यूज कर सकते हैं? नहीं। और दूसरा, हम बॉडी में रख इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बाहर निकालना ही जरूरी है। तो हम इसको अपना वाटर बचाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, NH3 को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस दैट इज ऑर्निथाइन साइकिल। और ये ऑर्निथाइन साइकिल भी कहाँ चलती है, लीवर, LIVER, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इज डन बाय लीवर। ठीक, इसी वजह से आप देखते हो, ये जो ये जो अपने एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को पानी की कमी है क्या? नहीं। एक्वेटिक एनिमल्स को तो पानी की कमी है ही नहीं। उनको ½ लीटर क्या, पूरा समुंदर में रह रहे हैं वो तो इसीलिए आप देखते हो, दे कैरी, दे रिलीज अमोनिया, वो अमोनिया ही रिलीज करते हैं, उनको पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो और इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक बोलते हैं। और हम लोग अमोनोटैलिक नहीं है, हम उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में, इसलिए हम लोगों को क्या बोला जाता है, यूरियोटैलिक बोला जाता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल। फिफ्थ फंक्शन, 4 फंक्शन पढ़े देखो अभी तक हमने, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं, जैसे कि ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एडक कैसे याद रखोगे, एडक। तो या डेक करके भी याद रख सकते हो आप, ठीक है, या केड करके भी याद रख सकते हो। तो कैसे भी याद रखो बस कि स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन कौन करता है, लिवर। और वो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, A, D, E, K। और क्या करता है, सिंथेसिस, बनाता है कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स को। हमारे प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ठीक, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन, जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे और ज्यादा डेप्थ में। अभी बस इतना समझो कि लीवर किसका सिंथेसिस कर रहा है, कुछ प्लाज्मा में प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन्स का, और वो क्या है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। और क्या करता है, प्लाज्मा में ही पाए जाने वाले कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे कि फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये है अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब भैया, जब ब्लड रिलीज हो जाता है किसी कट लगने की वजह से, तो थोड़ी देर बाद क्लॉट होने लगता है ना। तो वो क्लॉट क्यों होने लगता है,
क्लॉटिंग फैक्टर्स की मदद से, जैसे फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये भी कौन स्टोर कर रहा है? कौन स्टोर कर रहा है? ये कौन सिंथेसाइज कर रहा है? ये भी लीवर ही सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और लास्ट बता रहे हैं हिपैरिन। हिपैरिन का भी सिंथेसिस कौन कर रहा है? लीवर। हिपैरिन का क्या काम है भैया? हमें ये तो समझ आ गया कि भाई ये अपना फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये तो है क्लॉटिंग फैक्टर, चलो ठीक है। ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, मतलब ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करेंगे। हिपैरिन क्या है? तो हिपैरिन ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है, एंटी कोगुलेंट है, मतलब ये क्या है? एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट मतलब, एक बात सुनो, जैसे ही हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है, आप क्या देखते हो? थोड़ी देर बाद क्या होने लगता है? क्लॉट। हाँ भैया, क्लॉट होने लगता है। क्यों क्लॉट होने लगता है? क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से, जैसा अभी बताया, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन एक बात सोचो, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्यों नहीं क्लॉट हो रहा है? क्योंकि ब्लड में क्या घूम रहा है साथ के साथ? हिपैरिन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या घूम रहा है? हिपैरिन घूम रहा है। और इसी वजह से बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट है वो क्लॉट नहीं हुआ। रीजन समझ आया? इसीलिए हिपैरिन को क्या बोलते हैं? नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। तो क्लॉट करने के लिए जो चीज चाहिए वो भी लीवर बना रहा है, क्लॉट करने से बचाने के लिए जो चीज चाहिए वो भी कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था लीवर कभी कभी बोल देता है, कभी कभी तो लगता है अपुनिज भगवान। देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर और क्या करता है लीवर? जब फीटस, जो छोटे एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जब फीटस है, तो वहां पर जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो भी कौन करता है? लीवर। आरबीसी का प्रोडक्शन भी कौन करता है? लीवर। इराइथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का प्रोडक्शन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन से, हमारी बॉडी में अगर आपसे पूछे आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करता है, तो ये मत बोल देना लीवर करता है। हमारी बॉडी में तो बोन मैरो सेल्स ही करेंगे ना। लेकिन इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, जब अब तो हम एडल्ट स्टेज पर हैं, लेकिन जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होते हैं तो हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन कौन कर रहा होता है? लीवर। और क्या करता है लीवर? विटामिन बी 12 का स्टोरेज, एफी आयरन, आयरन का स्टोरेज। ठीक है, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है। यानी कि कई बार आप देखते हो कि 120 डेज की लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, कितना? तो आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है? 120 डेज। तो 120 डेज तो बाद तो ये मर जाएंगे, या जनरली किसी ऐसे भी डेथ हो जाती है अगर आरबीसी की, तो उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? स्प्लीन और लीवर में ही जाते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है इनका वापस। तो कहाँ जाते हैं? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? लीवर और स्प्लीन में। तो ये 10 फंक्शन हमने डिस्कस किए, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या बोला? प्रोडक्शन ऑफ बाइल, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैट का मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिक मटेरियल का रिमूवल, स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, सिंथेसिस ऑफ एंटीकोगुलेंट, और आरबीसी का प्रोडक्शन इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, विटामिन बी 12 और आयरन का स्टोरेज, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? द वन एंड ओनली लीवर। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं किसके बारे में? गॉल ब्लैडर के बारे में। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर, अभी हमने देखा कि गॉल ब्लैडर क्या काम है? गॉल ब्लैडर का, ये सिर्फ स्टोरेज करता है, बाइल का स्टोरेज करता है कुछ। ठीक है, और ये क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मतलब वेसल बोलते हैं ना, जो सिर्फ कुछ स्टोर कर सके, तो मस्कुलर सैक वेसल है। यहां से क्या एक डक्ट निकलती है जिसका नाम क्या है? वही कहानी, क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट किससे जुड़ जाती है? कॉमन हिपैटिक डक्ट से, और क्या बना देती है? कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट किससे जुड़ती है? पैंक्रियाटिक डक्ट से, और क्या बना देती है? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट किससे जुड़ जाती है? ड्यूडेनम से। ठीक है, आगे जाके कहाँ खुलती है? ड्यूडेनम में खुलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों बता रहे हो भैया बार बार? क्योंकि याद हो जाए, है ना।
तो सुनो, ये क्या बोला, गॉल ब्लैडर समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक केस स्टडी सुनो। गॉल ब्लैडर में कभी कभी ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर में कुछ क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, है ना। बोलते हैं ना, गैल स्टोन्स बोलते हैं, पथरी हिंदी में। गैल स्टोन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, काफी एब्डोमिनल पेन होता है, काफी मुश्किल दौर है वो। तो इस केस में एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है, अगर नहीं ठीक होता सीवियर केस में, तो गॉल ब्लैडर को हटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा भैया, अगर गॉल ब्लैडर ही हटा देंगे तो इंसान का क्या होगा, ह्यूमन का। देखो, अगर गॉल ब्लैडर ही हटा देंगे तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ, इंसान तो जिंदा रहेगा ही, ह्यूमन विल अलाइव। देखो, ल- इसका काम क्या था, गॉल ब्लैडर का काम था बाइल को स्टोर करना। क्या फॉर्मेशन करने का काम किसका, प्रोड्यूस तो लीवर कर रहा है ना, ये तो बस स्टोर कर रहा है। अब गॉल ब्लैडर ही हटा दिया मैंने, तो लीवर क्या जाएगा, सीधा जाएगा पेनक्रियास में, और पेनक्रियास से फिर ड्यूडेनम में जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। तो इससे कोई नुकसान, हाँ बिल्कुल। देखो, लीवर क्या करता था, बाइल का प्रोडक्शन करता था, और कहाँ भेज देता था बाइल का प्रोडक्शन, प्राइमरीली एम्पिटेड इनटू हेरिंग्स कैनाल, और हेरिंग्स कैनाल से सिस्टिक डक्ट में, और फिर गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर में 30 से 60 ml, ऑलरेडी एडवांस में 30 से 60 ml क्या स्टोर होकर रहता था, बाइल। और 30 से 60 ml बाइल स्टोर होकर रहता था। जैसे ही हम लोग फूड इंटेक करते हैं, जैसे ही खाना खाते हैं, वो कहाँ आ गया, स्टमक में, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जैसे ही पता चला कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ चुका है, ड्यूडेनम में इसे डाइजेशन कंप्लीट करना है। अब लीवर को अगर बोले तो लीवर तो सिंथेसाइज करेगा, धीरे धीरे सिक्रेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की चीज है, दैट इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के पास तो 30 से 60 ml बाइल स्टोर्ड पड़ा है, वो क्या करेगा, फटाक से रिलीज कर देगा। समझ आया, सब उठेल देगा। कहाँ पे, इस बाइल डक्ट में, हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू बाइल आ गया। कहाँ पर, कहाँ आ गया बाइल, बाइल आ गया अपना इधर ड्यूडेनम में, और यहाँ डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अब अब तो हुई थी, क्या हुई थी, एक तरह का सिस्ट बन गया था, या आप बोल रहे हो कैल्कुलाई बन गया था, क्रिस्टल्स बन गए थे। इसी वजह से मुझे गॉल ब्लैडर हटाना पड़ गया। तो क्योंकि मैंने गॉल ब्लैडर हटा दिया, तो अब क्या होगा, लीवर डायरेक्टली हेपेटिक डक्ट के थ्रू बाइल सिक्रीट करेगा। देखो, सिक्रीट अभी भी करेगा, लेकिन 30 से 60 ml डायरेक्टली जो पहले सिक्रीट हो रहा था, क्या वैसा सिक्रीट कर पाएगा, नहीं। अब तो स्टोर ही नहीं हो रहा है, वहीं से सिक्रीट हो रहा है धीरे धीरे, जिसकी वजह से आप देखोगे जो फैट का डाइजेशन है वो उतना क्लियरली और वो उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसे पेशेंट जिनको जिनमें गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है, उनको भी मना किया जाता है कि आप फैट का इंटेक ना ही करें, ठीक है। पहले डाइजेशन, पहले जॉन्डिस वाले केस में भी बताया था, उस केस में भी फैट इंटेक ना करें तो अच्छा है। इन केस ऑफ, मैंने बोला, अगर किसी में गॉल ब्लैडर हटा दिया गया है तो भी फैट इंटेक ना करें, क्योंकि भाई बाइल बहुत धीरे सिक्रीट हो रहा है, दैट विल कॉज सम प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, एक यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गन दिख रहा है, दैट इज पेनक्रियास, है ना। पेनक्रियास क्या है, एक तरह का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियास हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जो कहाँ पाया जाता है, इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम है, इसका ये जो लूप दिख रहा है यहाँ पर मिल रहा है ना, इसका जो कर्व दिख रहा है, यहीं पर हमें क्या दिखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये ड्यूडेनम है, उसके लूप में मुझे क्या दिखता है, पेनक्रियास दिखता है। तो इसीलिए बोला कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है एक तरह का, और कहाँ पाया जाता है, इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम। हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलने, लूप ऑफ, भाई लोकेटेड है लूप ऑफ ड्यूडेनम में, ये तो समझ आ गया। लेकिन हेटेरोक्राइन ग्लैंड में प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड में प्रेजेंट होने का ये मतलब है कि, हेटेरोक्राइन ग्लैंड होने का ये मतलब है कि इट इज, इट रिलीजेस बोथ टाइप ऑफ हॉर्मोन्स और सिक्रीशन। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है ये एक तरह का, और एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है ये एक तरह का, और एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, ये कुछ भी अपना सिक्रीशन, जो ग्लैंड तो वही होता है जो अपना सिक्रीशन सिक्रिएट करे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपना सिक्रीशन कहाँ सिक्रिएट करते हैं, ब्लड के बाहर। जैसे सलाइवा ग्लैंड है, सलाइवा ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है, ब्लड में सिक्रीट तो नहीं करता ना, ठीक है। ऐसे हिपैटिक डक्ट था,
लिवर सिक्रीट कर रहा है। लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है? बाइल सिक्रीट कर रहा है, ब्लड में तो नहीं कर रहा है ना, डक्ट के थ्रू सिक्रीट कर रहा है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं और ब्लड में सिक्रीट नहीं करते हैं। तो एक्सोक्राइन भी है पेनक्रियास, क्योंकि ये पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है, अल्कलाइन जो है, अल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है और पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू सिक्रीट करता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो डक्ट भी है इसके पास और भाई ब्लड में सिक्रीट भी नहीं कर रहा, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियास। चलो, लेकिन पेनक्रियास एंडोक्राइन भी है साथ के साथ। कैसे? क्योंकि ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टेटिन। और ये सब तीनों हार्मोन्स कहाँ सिक्रीट कर रहा है? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स में। तो अगर ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर रहा है तो किसी भी डक्ट की जरूरत तो ऑलरेडी है ही नहीं। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट नहीं होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट नहीं होते हैं। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंडोक्राइन सिक्रीट करता है कुछ हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टेटिन इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक, इसीलिए ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हमने देखा कि पेनक्रियास एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो क्योंकि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करता है, इसलिए मैंने इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोल दिया। ठीक है। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है, इसमें कुछ एसिनार सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? एसिनार सेल्स होते हैं। और ये एसिनार सेल्स क्या सिक्रिएट करते हैं, क्या सिंथेसाइज करते हैं? पैनक्रिएटिक जूस। आगे हम पढ़ेंगे ये पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या चीजें हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन पार्ट। तो एंडोक्राइन पार्ट में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है आइलेट ऑफ लेंजरहंस। ये आइलेट ऑफ लेंजरहंस में कुछ सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लेंजरहंस क्या सिक्रिएट करता है? इंसुलिन दैट डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज, जो क्या डिक्रीज कर देता है? ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट डिक्रीज कर देता है। ठीक है। और ग्लूकागन क्या करता है? ठीक उल्टा काम, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है। ग्लूकागन कौन सिक्रिएट करता है? अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लेंगरहंस। और सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन की तरह वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट, पेनक्रिएटिक जूस के बारे में बताने वाला था मैं कि एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रिएट करता है? पेनक्रिएटिक जूस। और ये पेनक्रिएटिक जूस आगे जाके डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो पेनक्रिएटिक जूस इज अ कॉम्पोजिशन कई सारे जूसेस का। ठीक है, अब देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि पेनक्रिएटिक जूस इज अल्कलाइन इन नेचर और इसका पीएच कितना होता है? 8.4। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बाइल का पीएच क्या होता है तो क्या बोलोगे? 7.7 टू 8.4। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पेनक्रिएटिक जूस का पीएच कितना होता है तो क्या बोलोगे? 8.4। इसमें जो पहला एंजाइम दिखता है हमें, वो क्या है? पेनक्रिएटिक लाइपेज। क्या दिखता है? पेनक्रिएटिक लाइपेज। पेनक्रिएटिक लाइपेज, और जिसे हम स्टेप्सिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रिएटिक लाइपेज को स्टेप्सिन भी बोलते हैं। और ये पेनक्रिएटिक लाइपेज क्या काम करता है? नाम से समझ आ रहा है, लिपिड का डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन करता है। ठीक। सेकंड एंजाइम इज पेनक्रिएटिक अमाइलेज। ठीक, पेनक्रिएटिक अमाइलेज। अमाइनो एसिड्स जो हैं उनका डाइजेशन अगर कॉल करेगा तो वो कौन करेगा? पेनक्रिएटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रेजेंट है यहाँ पर और काइमोट्रिप्सिन प्रेजेंट है। ट्रिप्सिन क्या है? एक तरह का एंडोपेप्टिडेज है। एंडोपेप्टिडेज है जो क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। चलो भैया, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा ये तो समझ आ गया, लेकिन एंडोपेप्टिडेज क्या है? एंडोपेप्टिडेज क्यों बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर क्या बना है? प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो एंडोपेप्टिडेज कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को पहले डाइजेस्ट करते हैं या अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को ही डाइजेस्ट करते हैं। तो उसको क्या बोल दिया मैंने? एंडोपेप्टिडेज। और ऐसा ही एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन को हम लोग यूनिवर्सल एंजाइम भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ट्रिप्सिन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एंजाइम भी बोलते हैं। ट्रिप्सिन को यूनिवर्सल एंजाइम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दे फाउंड इन पॉरीफेरा। कहाँ मिल रहे हैं ये? पॉरीफेरा में मिल रहे हैं। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में मिल रहे हैं। और पॉरीफेरा में, सिर्फ पॉरीफेरा में नहीं मिल रहे हैं, पॉरीफेरा से लेकर जितने भी एनिमल किंगडम में सीरीज पढ़ते हो ना, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा,
सब एनिमल किंगडम में जितने भी स्पीशीज हैं सब में आपको पॉरीफेरा से लेकर मैमल तक सब में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आपको क्या मिलेगा, ट्रिप्सिन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए बोला ये क्या है, ट्रिप्सिन एक तरह का यूनिवर्सल एंजाइम है। ठीक है। ऐसा ही काइमोट्रिप्सिन भी होता है विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंडोपेप्टिडेज, लेकिन ये इनएक्टिव मोड में रहता है। इसका इनएक्टिव मोड क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है। तो अगर ये काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में है तो इनएक्टिव है, बाद में ये एक्टिव हो जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, काइमोट्रिप्सिन। और एंडोपेप्टिडेज है, सेम काम करता है ट्रिप्सिन की तरह, प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक तरह का एक्सोपेप्टिडेज है जो बाहर काम करता है। ठीक है। मान लो ये चेन है अमीनो एसिड्स की, तो ये बाहर के सेल्स को क्या करेगा, बाहर के सेल्स को डाइजेस्ट करेगा, बाहर के पोर्शन को कट करेगा ये। ठीक है। डाइजेस्ट करेगा। तो इससे जब ये देखोगे आप कार्बोक्सीपेप्टिडेज जब अब यूज होगा किधर, यूज होगा आपका चेन ऑफ अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन में, तो आपको अमीनो एसिड रिलीज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बाहर वाले चेन्स को डाइजेस्ट कर रहा है ना ये। लेकिन ये जो थे एंडोपेप्टिडेज, इनसे इनसे आपको कोई भी किसी भी तरह का इनसे आपको किसी भी तरह का क्या नहीं रिलीज होते हुए दिखेगा, अमीनो एसिड नहीं बनेगा यहाँ। ठीक है। एंडोपेप्टिडेज के केस में कोई अमीनो एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर के क्या डाइजेस्ट कर रहा है ये, अंदर के प्रोटीन मॉलिक्यूल से अमीनो एसिड डाइजेस्ट करता है। लेकिन एक्सोपेप्टिडेज एक्टिंग ऑन सी टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसे, यहाँ से रिलीज होगा अमीनो एसिड। लास्ट, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस समझ आ रहा है थोड़ा, न्यूक्लिक एसिड से। तो न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन कौन कर देगा, पेनक्रिएटिक जूस में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कंप्लीट पैकेज है पेनक्रिएटिक जूस, कंप्लीट पैकेज। जैसे कि अगर लिपिड है तो डाइजेस्ट कर देगा लाइपेज, अमीनो एसिड है तो कर देगा कौन, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, या कार्बोहाइड्रेट है किसी तरह का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा अमाइलेज। ठीक है। प्रोटीन है तो प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी प्रोटीन का डाइजेशन ही करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा। अब बचा क्या, सबका डाइजेशन यहाँ एक तरह से पेनक्रिएटिक जूस कर रहा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसका मतलब कि अगर पेनक्रियाज में किसी तरह का कोई इंफेक्शन होता है तो आपको सबका डाइजेशन अफेक्टेड होता हुआ नजर आएगा। इसलिए बोलते हैं पेनक्रियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा बोला था मैंने, लार्जेस्ट ग्लैंड बोला था लीवर। और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है अपना, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पेनक्रियास, जो ये सब सिक्रीट कर रहा है। ये तो एक्सोक्राइन पार्ट ही बताया मैंने, और काम करता है ये पेनक्रियास कैसे, एंडोक्राइन पार्ट भी तो है, जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, ग्लूकागन सिक्रीट करता है, सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है, देखो कितना काम करता है। ठीक है। तो ये पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट होगा पेनक्रिएटिक डक्ट से, दोबारा वही कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट मिलकर क्या बना देंगे, हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। और ये हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट कहाँ ओपन होगा, ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे किस तरह से डाइजेशन होता है। अभी तक हम लोगों ने पूरा एलिमेंट्री कनाल का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, इंक्लूडिंग विद ऑल द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है। आई होप इट वाज क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस तरह से कथा समाप्त। राधे राधे।